दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे साथ में जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है रेखलाल छनलाल टिमरे, जो कि अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में। जो कि अभी कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं टिकट के बारे में। सबसे पहले रेखलाल जी, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्ते, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। बापू वार्ता न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं रेखलाल टिमरे शिव प्रेमी के तरफ से नमस्कार, जय भोलेनाथ। क्या बताओगे टिमरे जी, अभी तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार हो गए हैं, जो कि अपनी अपनी राय रख रहे हैं मीडिया के जरिए कि हमें भी दावेदारी होना। नमस्ते, मैं रेखलाल छनलाल टिमरे भारतीय जनता पार्टी का नेता और एक किसानों का स्नेही करके गोरेगांव तहसील में, तिरोड़ा में और पूरे जिले में सतत कार्यरत हूँ। अभी आपने बोले कि भी टिकट की दावेदारी बहुत लोग कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं एक छोटे घर का आदमी हूँ और बहुत संघर्ष करके सामने आया हूँ। मेरा कुछ लॉजिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब मेरी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी किया, कुछ दिन नौकरी किया, मुझे नौकरी में रस नहीं आया। मुझे लगा कि समाज सेवा करना चाहिए, इसलिए मैं समाज सेवा करने के लिए गांव की तरफ आया। गांव में आने के बाद मैंने शुरू में देखा कि मेरे कटंगी मध्यम प्रकल्प का काम चालू था, कल्पात्री का था, और अनन्य प्रकल्पग्रस्तों की जो समस्या थी वो समस्याओं पे न्याय दिला देना, इसके लिए करके मैंने एक अपनी संघर्ष यात्रा को चालू किया। वो संघर्ष यात्रा चालू करते समय मुझे लोगों का इतना रिस्पांस मिला, और दूसरी बात, मैंने लोगों की जो समस्या थी वो समस्या सुलझाया, उनको न्याय मिला दिया, उनको उनके हक मिला दिया। इसलिए करके पूरे क्षेत्र में लाखों लोग मेरे साथ बिल्कुल तहे दिल खड़े हैं। और मैं कभी भी, मेरा तो काम करते समय एक स्लोगन है कि तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हें साथ दूंगा। मैं छोटा मोटा, ये पार्टी का, वो जात का कुछ भी नहीं देखता। जिसकी जो समस्या है उसने अगर आवाज दिया तो मैं तुरंत दौड़ के जाता हूँ मेरी टीम के साथ और उनका काम करता हूँ। अभी मैं आमदारगी की दावेदारी इसलिए कर रहा हूँ कि गए बार भी हमारा नाम आमदारगी के लिए चला था। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और बचपन से मेरी आप हिस्ट्री देखोगे तो मैं शुरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाल स्वयंसेवक हूँ। मैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, और शिक्षित रहने के बाद में मैं संघ का विस्तार करके भी काम किया हूँ। उसके बाद में जब मैं पढ़ने के लिए गया तो पढ़ते समय मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम अच्छे पद्धति से किया, प्रदेश कार्यकारिणी तक के मैंने काम किया। उसके बाद में पढ़ाई होने के बाद में भारतीय किसान संघ का मैंने बहुत दिन तक काम किया, और भारतीय किसान संघ को अपन ने अपने गोरेगांव तिरोड़ा में ऐसे स्टेज में ला दिए थे कि कोई जातीय राजकीय पक्ष को नहीं पूछते थे, लेकिन भारतीय जनता पक्ष की राय ली जाती थी, ये भारतीय किसान संघ की। इस तरह से हमने काम किए। किसानों की कोई समस्या होंगी, खेती के मजदूरों की कोई समस्या होंगी, तो हम उनकी समस्या सुलझाने का काम किए। उसके बाद में मैं संघ के अनेक इकाइयों में काम किया, जैसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गई, फिर भारतीय किसान संघ हो गया, सहकार भारती हो गई, और अनन्य क्षेत्र में मैं संघ का और संघ परिवार का सतत से काम कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में मैंने पहला चुनाव गोरेगांव जिला परिषद का लड़ा। उसके बाद में एपीएमसी का, कृषि उत्पन्न बाजार समिति का चुनाव लड़ा, वहां पे डायरेक्टर बना। गोरेगांव तालुका देखरेख सहकारी संघ का चुनाव लड़ा, वहां पे चुन के आया, अध्यक्ष बना। उसके बाद में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा, वहां पे जीत के आया। विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था गठन भी अभी हमारे पास में है। और अनेक संघर्षमय तरीके से हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं। हमारा सिर्फ मला पहानी फुले वहा ऐसा काम नहीं है। हमारा काम है कि हमारे काम से जो गोर, गरीब, मजदूर, दीन दुबड़े हैं, इनकी समस्या सुलझाना, और समस्या सुलझाने के साथ साथ उनको न्याय मिला देना, गरीबों को उनके हक मिला देना, इसके लिए हम काम करते हैं। आज गोरेगांव में आप देखते होंगे, हम निसर्ग मंडल की तरफ से मोक्षधाम सेवा समिति हो, हमारी गोरेगांव विकास समिति हो, या अनन्य जो गैर राजकीय संगठनों के माध्यम से भी हम पूरे हमारे टीम के साथ में लोगों के लिए काम करते हैं।
मित्रों, राजकारण में एकाधिक पार्टी के बदौलत वोट लेना और अपनी नेतागिरी चलाना ये तो हर कोई आदमी कर सकता है, लेकिन आम आदमियों को नॉन पॉलिटिकल काम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप मेरे राजकारण में देखते होंगे कि मैं 31%, 20% राजकारण करता हूं, 25% और 75% समाजकारण करना ये मेरा मुख्य उद्देश्य है और उसी के तहत मैं काम करता हूं। मैं समझता हूं कि मुझे अगर आमदार की टिकट मिली, मैं इस क्षेत्र का आमदार बना, तो निश्चित ही मैं लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम रहूंगा और लोग जो अधिकार के लिए लड़ते हैं, छोटी छोटी बातें, आज आप पंचायत समिति में जाके देखो, तहसील ऑफिस में जाके देखो, पुलिस स्टेशन में देखो, दवाखाने में देखो, बहुत सी समस्या होती है, छोटी समस्या होती है, पर उसका निराकरण नहीं मिलता और लोग घूमते रहते हैं। तो ये सब चीजों को अपन ने न्याय मिला देना और लोगों के हक में काम करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और मित्रों, हम ऐसा ही संघर्षमय जीवन लोगों के लिए करते रहेंगे। कोई राजकारण, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्लोगन था, आपने सुने होंगे कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन बढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में हमको है आगे बढ़ते जाना। तो ये स्लोगन को ख्याल में रखते हुए हम काम करते हैं। हमारा राजकारण का बहुत कम उद्देश्य रहता है, हम समाजकारण ज्यादा करते हैं और इस समाजकारण करते समय जो लोगों से हमारा लगा हुआ है, जो लोगों से हमारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको भारतीय जनता पक्ष ने इस समय राजनीति में आमदार की टिकट देना चाहिए और आमदार बनने का एक मौका देना चाहिए, ताकि हमारे मन में भी जो हमारी प्लानिंग है, हमारी जो योजनाएं है, हमको जो लोगों को न्याय दिलाना है, हमको जो लोगों को योजनाओं का फायदा दिलाना है, ये हम कर सकेंगे। मेरे काम करते समय आपने देखे होंगे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र का उद्धार कैसे हो, इसके लिए सतत काम करता हूँ और मैं बाय द वे चुन के आया, तो मैं क्या करूँगा उसके बारे में मेरी प्लानिंग ऐसी है कि अपना जो क्षेत्र है कि धान की खेती यहाँ पे मेन होती है। मित्रों, हमने भी सेटनेट हाउस लगाना, पॉली हाउस लगाना, फूल की खेती करना, हाईटेक वेजिटेबल की फार्मिंग करना, ये सब काम किए, किंतु इसमें हम सक्सेस नहीं हुए। उसका कारण ये है कि जियोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर है अपने यहाँ धान के खेती के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए एक स्लोगन है कि अपन बोलते हैं, जो अपने को फिट होता है कि धान भाई भले और कूट खाए चले। इसका मतलब ऐसा कि अपने यहाँ के वातावरण में धान की खेती होती है और एक पुराना उदाहरण है कि धान की खेती वाला और दूसरी खेती वाला सब्जी भाजी का, ये जब अकाल पड़ गया, ऐसी पोजीशन आई, तो धान के खेती वाले ने क्या किया कि धान को कूट काट किया, अपना जावरा बनाया, खाया और अपनी जिंदगी चला लिया, लेकिन बाकी लोग भूखे मर गए। तो इसलिए अपने यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति है, अपने यहाँ का जो वातावरण है, इसमें धान की खेती अच्छी होती है और धान की खेती अच्छे तरीके से होने को ना। अब मेरा उसमें टेक्निक ऐसा है कि अपने इस क्षेत्र को अपन धान का हब बनाएंगे और जो किसान आज मेहनत कर रहा है, उतनी मेहनत में किसान को दुगनी आय करके देंगे। अब वो कैसे होंगी? जैसा आपने तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में देखे होंगे। मैं करीमनगर में, मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं, वहां पे जाता हूं मैं, तो मैं वहां पे देखता हूं कि वहां के जितने भी किसान है, ये धान की खेती की जो पैदावार है, एक तो पानी की साधन करके उन्हें डबल कर दिए, 3 बार की खेती करते हैं। एक बात, दूसरी बात क्या करते हैं कि जो धान उगाते हैं वो धान उच्च क्वालिटी का धान उगाते हैं, उसमें प्योरिटी मेंटेन करते हैं और उनका पूरा धान बिजाई के लिए जाता है। आप मेरे किसान भाई और आपने देखे होंगे कि आप जो धान की खेती करते हो, तो आप जब धान उगाते हो और मार्केट में बेचने जाते हो तो 21 रुपए किलो से सेंटर पे और 1800, 1900, 2200 के रेट से मार्केट में इतना जाता है। और यही धान आप बिजाई के लिए लाते हो तो क्या रेट जाता है? 60 रुपए, 70 रुपए किलो, यानी 3 पट की तफावत हो गई। आप जो धान उगाते हैं और आप जो बिजाई के लिए धान लाते हैं, 20 रुपए किलो का धान आप उगाते बेचते मार्केट में और 80 रुपए किलो की बिजाई लेते हैं, तो ये बीच में का जो गाला है 20 और 80 में का, तो ये गाले में से आधे पैसे कि मेरे किसान को मिले, ये मेरी प्लानिंग है। और आपको जानकारी बता दूं कि तो जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार से अपने यहाँ का जो वातावरण है, ये धान की खेती के लिए पूरक वातावरण है। यहाँ का जो बीज बनता है धान का, वो चमकदार, अच्छी उगवन शक्ति वाला और 100% टर्मिनेशन होने वाला उगता है। इसीलिए मैं मेरे इस क्षेत्र को धान का हब बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे बिजाई पैदा हो और पूरे देश में धान की बिजाई जाए, ये मेरा प्रथम लक्ष्य है। और इससे क्या होगा कि हर एक किसान की आय बढ़ेगी,
उसका प्रॉफिट ऑफ रेशो बढ़ेगा और उसकी खेती फायदे की होंगी। तो ये सब अपन चिल्लाते हैं, सरकार के लोग चिल्लाते हैं, आम आदमी चिल्लाते हैं कि भाई किसान की खेती फायदे की कैसी करना। तो ये उसका मूल मंत्र है। मैंने किया आसो में 500 एकड़ के लगभग धान की बिजाई का उत्पादन का कार्यक्रम हाथ में लिए हमने। उसके साथ में हमारे 5 सीट का लिए, हमने महाबीज का लिए, हमने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का लिए और अनन्य प्राइवेट कंपनियों का सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम लिए। निश्चित ही हम आने वाले सीजन में 500 किसानों को उसका लाभ दिलाएंगे और उसके बाद में अनेक हजारों किसानों को हम लाभ दिलाना चाहते हैं और यहाँ की खेती फायदे से करना चाहते हैं। उसका हमारे पास में फ्ली प्लान है, मास्टर प्लान है। तो हम अगर विधायक बन जाते हैं तो ये चीजें और अच्छे पद्धति से करेंगे। मित्रों, राजकारण के लिए राजकारण करना और फूल ना ये ना वो ना ऐसा वैसा ये करना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे राजकारण से आम आदमी को, छोटे आदमी को, किसान को, मजदूर को क्या फायदा होता है, ये मेन बात है। वैसे ही मेरे दिमाग में एक आइडियोलॉजी है कि अपने यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बहुत है, तो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अपने को यहाँ पे छोटे छोटे उद्योगों की निर्मित करना पड़ेगा और यहाँ का निर्मित जो प्रोडक्ट है वो बाहर भेजेंगे। तो अपने यहाँ का जो आदमी आज हैदराबाद जाता है, कोई बंबई जाता है, कोई पूना जाता है, कोई दिल्ली जाता है लेबर करके, या और बाकी बेरोजगार है बहुत पड़े, तो ये बेरोजगारों को एक रोजगार मिलेगा और रोजगार आपने यहाँ उपलब्ध करा दिए, उसको समाधानकारक पैसे मिले, तो वो मेरे बेरोजगार भाई को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उसको यहीं पे रोजगार से अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी अर्निंग होंगी। ये एक मेन कारण है, यानी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा देना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। वैसे ही आपने देखे होंगे कि अपने आप की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में क्या होती है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, सीबीएसई स्कूल है। तो ये सीबीएसई स्कूलों की फीस जो है वो अपने मीडियम आदमी को देना परिवर्तन है। तो मेरी प्लानिंग ऐसी है कि अपने यहाँ पे जो जिला परिषद स्कूल है उनका लेवल बढ़ाना, उन पे एक्सेस कोर्स लाना, वहाँ पे एजुकेशन का स्तर बढ़ाना, वहाँ पे और अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम रखना और हर स्कूल में एक मोटिवेटिव प्रोग्राम रखना कि भी मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को तहसीलदार बनना है, मेरे को एसपी बनना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो इसका सब अपन लोग एक मानसिक प्रबोधन उनको देंगे ताकि उनके मन में जीत तैयार होंगी कि नहीं, ये तो मैं तहसीलदार बन सकता हूँ, मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। तो मेरे जो अभी पढ़ने वाले भाई है, बहनें हैं, उनको सहज लगेगा, अरे यार हम भी तो तहसीलदार बन सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा विद्या लगती नहीं। आप बिहार के या यूपी के 2-3 जिले ऐसे देखेंगे कि वहां पे लोग बोलते हैं कि कलेक्टर की और आईएएस ऑफिसरों की खदान है। खदान के हुई वो, उनने वहां पे अच्छे प्रकार की लाइब्रेरी उपलब्ध करा दी, एजुकेशन का स्तर अच्छा किए, उनको मेंटली प्रिपेयर किए कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, तू भी कलेक्टर बन सकता है, तू भी एसपी बन सकता है, तू भी बड़ा अधिकारी हो सकता है, उसके लिए ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो ये सब करने के तरीके करना पड़ेगा। और मैं अंत में आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मेरा आमदार बनने के पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ पैसे वाला बनूं या मैं कुछ फायदा लूं। मेरा ये है कि यहाँ समाज के जो सर्वसामान्य लोग हैं, ये सर्वसामान्य लोगों को न्याय मिला दूं। और मैंने अभी जैसी बात किया, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा देना, यहाँ की पढ़ाई का स्तर अच्छा करना, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत लो है, तो मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छे तरीके से कर देना, किसानों की आय बढ़ाना, बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देना, मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिले उसके लिए प्रयत्न करना, ये सब सर्वांगी विकास के लिए मैं समाज सेवा का एक माध्यम करके राजनीति करना चाहता हूँ और आमदार बनना चाहता हूँ। मुझे अपेक्षा है कि जो पार्टी के अंतर्गत सर्वे होते हैं उसमें भी आप लोग जो मेरे मित्र है, प्रेमी है, स्नेही है, दर्शक है, वो निश्चित ही पार्टी के वरिष्ठों की तरफ डिमांड रखेंगे कि नहीं भाई, इस समय रेखलाल बहू को एक चांस दिया जाए, और ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और निश्चित ही मुझे इस समय पार्टी का सेवा करने का, अपने क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिलेगा, ऐसी अपेक्षा रखते हुए आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का आभार मानते हुए मैं अपना मुलाकात यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। दर्शकों, देखा हमारे साथ में जो कि रेखलाल छनलाल टेमरे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी है।
तो इन्होंने जो कि विधायक बनने की बात को लेकर अपनी बात जो कि चैनल के आगे रखी और चैनल के जरिए अपने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के का जो पदाधिकारी है और उनका शिष्टमंडल है वहां तक कि उन्होंने यह बात पहुंचाने का काम मीडिया के जरिए किया है। और यह विधायक क्यों बनना चाहते हैं इन्होंने वह कारण भी बताया और तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर भी इन्होंने काफी बातें बताई। क्या बताना चाहोगे? मुझे एक बात बतानी है, मैं इस संदर्भ में अभी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश का एक अधिवेशन हुआ पुणे में, वहां पे भी गया था। वहां वरिष्ठ नेताओं के साथ में मिलने का, बैठने का, चर्चा करने का अवसर मिला। उनके सामने मैंने ये सब बातें समझा के दिया। वैसे उससे ठीक 2 दिन पहले नरीमन पॉइंट मुंबई के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की एक चिंतन बैठक, प्रदेश की कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। वहां लगभग प्रदेश के सभी लोग, यानी अपने संगठन मंत्री, अखिल भारतीय महाराष्ट्र के संगठन मंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी, बावनकुळे जी, अध्यक्ष जी, चंद्रशेखर पाटिल और अपने सुधीर भाऊ मुनगंटी और आदि सब नेताओं से वैयक्तिक पद्धति से मैंने मुलाकात किया। उनको समझा के बताया कि भाऊ ऐसी ऐसी बात है, मैं पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का निरंतर काम कर रहा हूँ और इस समय एक समाज सेवा के लिए मुझे आमदारकी का चांस दो, ऐसा मैं समझा के बताया। और मुझे पॉजिटिवली मेरे नेताओं ने बोला कि ठीक है रेखलाल जी, हम आपका विचार करेंगे, तो निश्चित ही मेरा विचार होगा, ऐसा मुझे लगता है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रेखलाल भाऊ टेमरे, जो कि मुंबई की जो कि बैठक थी, पुणे की बैठक थी, वहां बैठक में क्या हुआ, इन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं तक के क्या बातें रखी, ये भी इन्होंने बताया। दर्शकों, अगले पार्ट में बहुत जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए, नमस्कार।